हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल। तो अपने हाल चाल के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरह जवाब दीजिएगा, ना ऑब्जेक्टिव की तरह ना सब्जेक्टिव 5 मार्क्स की तरह। तो जवाब दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे प्यारे बच्चों, हमारे क्यूटीज, हमारे लल्लू राम्स, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा स्टूडियो पर्सन अपना काम वाम कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद हमको मौका देंगे कि गुरुजी लीजिए आप कहीं है ना, तो तब वो आपका चीजें हम लोगों को दिखेगी। चलिए तब तक आप लिखिए, हम देखते हैं। गुरुजी कर दो यार। हाँ, चैट ओपन कर दे भाई। चलो, क्या हाल चाल गुड इवनिंग है ना। तो और सब क्या हाल चाल चल रहा है आपका, है ना। जीवन में कुछ है ना, आपके दुख में जो जीवन चल रहा है उसमें कोई कष्ट, समस्या, परेशानी, दुविधा हो रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं। हम कुछ ठीक तो नहीं करेंगे, लेकिन बस सुन सकते हैं आपके दुख दर्द को, देख सकते हैं बस चैट में। चलिए, तो एक बार बता दीजिए, है ना, और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने पढ़ाई लिखाई के तरफ। चलिए, हाँ करेंगे। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। लेकर आपका नाम नहीं ले सकते, सॉरी, है ना। चलिए, तो कौन सा लेक्चर है बच्चों हम लोगों का? ये है हम लोगों का लेक्चर नंबर 05। लेक्चर नंबर 05, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप रिवाइज ये सब करके क्लास में घुसे होंगे। ऐसे ही मुंह उठा करके नहीं घुस गए होंगे, ऐसे ही मुंह उठा करके नहीं घुस गए होंगे, है ना। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश कर चैट भाई, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके मजे ले रहा होगा, हमको पता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यही है बच्चा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो टॉपिक्स, आज किन किन टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे? हम लोग आज बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाई लिखाई करेंगे, है ना। अरे बाप रे, इतना तेज चैट चल रहा है, कुछ था ना। कौन है रे, रुक जाओ, पागल है ये। हाँ अच्छा, बैकलॉग कंप्लीट है। चलिए, हाँ करिए। कितना लेक्चर में चैप्टर खत्म होगा? 2-3 लेक्चर और लगेगा, ठीक है। और क्या, सुना ही तो है ना, सॉल्व तो होगा नहीं, न तुमसे न किसी और से, ठीक है बच्चों। चलो, तो गुड इवनिंग। चलिए, अब आप लोग हो जाइए चुप। चलिए, तो देखिए, अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा टफ चैप्टर है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि एग्जाम में इजी चीजें पूछी जाती हैं। अगर आप पढ़ाई लिखाई किए रहोगे तो आपको समझ में आई रहेंगी चीजें, और फिर आप एग्जाम में क्लियर कर सकते हो। तो इस चैप्टर में खास करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्या सर क्लास में करेंगे? देखो, क्लास में करने का दिक्कत क्या होता है कि आप लोग लल्लू राम हो, है ना। तो लल्लू राम हो तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो कि हम उतना कम टाइम में नहीं समझा पाएंगे, है ना। और चीजें आधा अधूरा हम नहीं कर सकते, थोड़ा सा समस्या है मेरे साथ। तो इसीलिए आपको अलग से, है ना, आपको अलग से रिकॉर्डेड सेशन, है ना, आपको अलग से रिकॉर्डेड सेशन, क्या चीज का बच्चों? तो रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा, क्या चीज का? तो क्वेश्चंस का, है ना, क्वेश्चंस का, कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे खड़े होकर के सॉल्व कर रहे होंगे जो भी क्वेश्चंस होते हैं, तो एक एक तरीके से कि आप कहाँ फंस सकते हो, आप कहाँ गलती करोगे, कैसे सोचना है, एक एक पॉइंट, ठीक है। तो आपको बस इतना सा कष्ट करना है कि जा करके वो सेशन देख लेना है ना।
तो सेशन को सिर्फ हमारे बनाने से तो सेशन आपके दिमाग में जाएगा नहीं ना। तो जब तक आप देखोगे नहीं, जो जो क्वेश्चंस उसमें देंगे अगर आप वो क्लियर नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा। चलिए, तो ये रिकॉर्डेड सेशन जो है ये हम कोशिश करेंगे कि हम आपको कल दे दें रिकॉर्डेड सेशन। अगर कल नहीं दे पाए तो परसों फॉर श्योर सेशन ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि इस चैप्टर में ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्या होता है इस चैप्टर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए जरूरी है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कब अपलोड हो जाएगा बच्चों? आपके ऐप पे ही अपलोड हो जाएगा, या तो ट्यूसडे को या तो कल चांस कम है क्योंकि कल रिकॉर्ड ही करेंगे, तो मे भी परसों अपलोड हो, है ना। तो वेडनेसडे को ये अपलोड हो जाएगा आपको। तो कृपया करके अपने बहुमूल्य जीवन के समय में से इसको निकाल करके देखने का कष्ट कीजिएगा। ठीक है, चैप्टर टफ है क्या? जो चीज समझ में आता है वो इजी होता है, जो चीज समझ में नहीं आता है वो टफ होता है। बचपन में ABCD हार्ड लगता था ना, बट अभी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आप उसको अब समझ चुके हो, मतलब रट चुके हो इसी तरीके से। तो प्लीज अपने दिमाग से ये बात निकालो कि चीजें टफ है, इजी है, ऐसा है। आपके पास दिया गया है कि हाँ ये चीजें आपको करनी है तो करना पड़ेगा, नंबर आता है भाई, है ना। किसको दुनिया में, तुमको अगर अंबानी बना दिया जाए, तुम एक रत्ती काम करेगा? सच बताना, नहीं करेगा ना, टांग पसार के सोएगा तुम, है ना। तो उसी बात कह रहे हैं, किसी को कोई काम करना नहीं है लेकिन करना पड़ता है ना, मजबूरी है। ठीक है, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ही समझ लो, तो मार्क्स में मजबूरी के लिए केमिस्ट्री ही समझ लो। चलो, अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग लास्ट क्लास में किसके बारे में देखे थे बच्चों? नॉस्ट इक्वेशन के बारे में देखे थे। ठीक है, नॉस्ट इक्वेशन में आपका यूज होता है क्या? लॉगरिथम। क्या यूज होता है बच्चों? लॉगरिथम यूज होता है। तो क्या सर लॉगरिथम का हम पूरा चैप्टर पढ़ के आए क्या? नहीं, देखो जितना आपको केमिस्ट्री में लॉगरिथम के बारे में जानना है वो हम आपको इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन में बता रहे होंगे। ठीक है, देखो केमिस्ट्री ना बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस ऐसा नहीं है कि मतलब चीजें रैंडम है। जो चीजें यहां पे पढ़ना है वो चीजें का यहां दिया हुआ है, जो चीजें यहां पढ़ना चाहिए वो चीज यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, और सबका एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो इसीलिए हम जिस तरीके से बोलेंगे ना उतना ही समझो और उस तरीके से चीजों को करने का कोशिश करना। ज्यादा अगर क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में तो नहीं आएगा, हाँ, लेकिन अगर पेशेंस के साथ सुनोगे तो सिलेबस में आगे भी सिलेबस है जहां पे आपको ये चीजें याद आती जाएंगी कि अच्छा सर ने ऐसा बताया था, ऐसा बताया था, ऐसा बताया था। तो पेशेंस बहुत जरूरी है केमिस्ट्री के लिए। चलिए, ये मैथ का चीज है बच्चों, है ना। नॉस्ट इक्वेशन सिर्फ कैलकुलेशन है, समझने वाली कोई बात नहीं है उसमें, कैलकुलेशन है। तो ये लॉगरिथम का है, तो हम आपको ये तो कह नहीं सकते कि आप लॉगरिथम जाके पढ़ लो, पता चले आप उस पे ही वन शॉट कर रहे हो, है ना। तो हम आपको अलग से इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, चिंता करने की बात नहीं है। चलिए, अब इसके बाद आज कौन कौन सा टॉपिक करेंगे सर? आज हम लोग पढ़ेंगे सेल नोटेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल नोटेशन कि कैसे सेल को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। और भी देखते हैं कौन कौन सा चीजों के बारे में हम लोग पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। प्लीज बच्चों जोश के साथ साथ होश भी मेंटेन रखना क्योंकि बहुत 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 जरूरी है। ओके, चलिए तो स्टार्ट किया जाए गाइस। एक बार यस बोल दीजिए अपने मुंह से नहीं, अपने हाथ से, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से एक बार यस सर बोल दीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्लास को। चलिए बच्चों जल्दी से बता दीजिए बिना शर्माए हुए जल्दी से बता दीजिए। ओके सर, यस सर, ओके सर, यस सर, हो गया। चलिए जल्दी से बता दीजिए। बढ़िया बढ़िया, गुड, यू आर गुड बच्चा, है ना, यू आर वेरी गुड बच्चा। आई विश आई कुड से मोर बट यू आर वेरी गुड बच्चा। ठीक है, चलिए कोई तो बोलो कि नहीं सर, है ना, कोई तो बोलो तब तो हम डांट पाए, है ना। कोई तो बोलो नहीं सर आज मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, छोड़ दीजिए सर, है ना। चैप्टर 2 का भी करवा देंगे भाई, चैप्टर 2 का भी करवा देंगे। कोई तो बोलो कि सर नहीं मन कर रहा है आज क्लास छोड़ दीजिए। कोई नहीं बोल रहा है, सब पढ़ने वाला आ गया है क्या? मोटिवेशन दे दो, है ना। हम सोचे थे ऐसे आज कि मोटिवेशन वाला कुछ लेकर के आने के लिए, फिर सोचे तुम लोग को मोटिवेट करके क्या फायदा, है ना। तो छुट्टी कर दिए, नालायको, बेशर्मो, छुट्टी मांगते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें। अरे कुछ भी मोटिवेशन चाहिए ना, वो हमेशा वो वाला डायलॉग सुने, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लेकिन
जो पसीने में नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। लेकिन सच्चाई की बात यही है कि कोई मजदूर जो दिन भर पसीने में नहाता है इतिहास नहीं बदलता है, ठीक है। लेकिन मोटिवेशन, फनी मोटिवेशन के लिए काफी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस, है ना। तो पहले बात आते हैं सेल नोटेशन के बारे में। किसके बारे में? सेल नोटेशन, है ना, सेल नोटेशन, ठीक है। चलो, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल नोटेशन, सेल नोटेशन एंड स्ट्रक्चर, एंड स्ट्रक्चर। अच्छा सर सेल क्या होता है? सर सेल क्या होता है? तो सेल हम लोगों का वही चीज होता है जिससे बायोलॉजी वाला सेल मत समझना, केमिस्ट्री में भी सेल है, ठीक है। तो केमिस्ट्री और जेल को भी सेल कहते हैं अंग्रेजी में। फिल्म देखेगा ना विदेशी वाला, तो उसमें जेल को ना सेल कहते हैं। कंफ्यूज है पूरा दुनिया। खैर ठीक है, देखो तो केमिस्ट्री में सेल कहने का मतलब, फिजिक्स में भी सेल होता है। बहुत कंफ्यूजन है, पढ़ाई लिखाई जीवन में बहुत दुख है ना। तो सेल, खैर केमिस्ट्री वाला जो सेल होता है ना, कौन सा सेल है? केमिस्ट्री वाला सेल है। तो केमिस्ट्री वाला सेल और फिजिक्स वाला सेल दोनों बराबर बराबर होता है, ठीक है। तो फिजिक्स में जो भी चीज तुमको पढ़ाया जाता है सेल के बारे में, वही चीजें केमिस्ट्री में भी है, उसका वर्किंग। लेकिन जो तरीका रिप्रेजेंट करने का है वो अलग अलग तरीका है ना। तो फिजिक्स का केमिस्ट्री में खिचड़ी मत बनाना। चलो, तो सेल नोटेशन बच्चों क्या कहता है? सेल नोटेशन में की क्या कहता है बच्चों? चलो देखते हैं सेल नोटेशन एंड स्ट्रक्चर। तो जब एक संस्था है IUPAC, आपको बार बार कहीं ना कहीं दिख जाता होगा IUPAC करके, है ना। नोमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दिखेगा IUPAC करके। उसका भी आपकी तरह लक्षण है, मुंह उठाकर कहीं भी पहुंच जाता है ना। भले कोई काम हो ना हो, मतलब नहीं है उससे। तो IUPAC जो है वही बताया है कि आप सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो IUPAC बोला है कि गुरु तुमको बस ये करना है। तो हम बस आपको भी यही बोल रहे हैं कि गुरु आपको बस ये करना है, वही सेल का स्ट्रक्चर एंड नोटेशन होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि कैथोडिक हाफ सेल कौन सा होता है और एनोडिक हाफ सेल कौन सा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको कलम उठाना है ना। और उसके बाद आपको लिखना है एनोडिक हाफ सेल। क्या लिखना है बच्चों? एनोडिक हाफ सेल। अच्छा सर, एनोडिक हाफ सेल, एनोडिक हाफ सेल कहने का मतलब क्या? जहां पे ऐसा हाफ सेल जहां पे ऑक्सीडेशन हो। क्या हो? जहां पे ऑक्सीडेशन हो। कैथोडिक हाफ सेल, ऐसा हाफ सेल जिसमें क्या हो? रिडक्शन हो, ठीक है। तो पहले एनोडिक हाफ सेल को लिख लेना है, फिर उसके बाद कलम उठाना है और दो ऐसे पीला पीला दे देना है। सॉरी, तुम तो खैर नीला पीला जो मन सो दे सकते हो यहां पे, लेकिन क्या लिखना है इसके बाद? कैथोडिक हाफ सेल लिखना है। क्या लिखना है? कैथोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल, ठीक है। तो एनोडिक हाफ सेल पहले लिखा जाता है, कैथोडिक हाफ सेल पहले लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा बात क्या? उसके बाद दूसरा बात क्या? फेज बाउंड्रीज, है ना। फेज बाउंड्रीज, फेज बाउंड्री कहने का मतलब क्या है? बात करते धैर्य से, केमिस्ट्री पेशेंस मांगती है ना। चलो तो क्या फेज बाउंड्रीज, जो भी फेज बाउंड्री होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वर्टिकल कॉलम से। फेज बाउंड्रीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? प्यारे बच्चों चलो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे, वर्टिकल लाइन। थोड़ा वर्टिकल हो नहीं रहा ये लाइन हमारा, है ना, थोड़ा सा और वर्टिकल। तुम समझ गया ना, खड़ा लाइन है, लाइन खड़ा है, बैठा नहीं है ये। चलो तो आई रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन, इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। इसको लिख भी देते हैं, तुम नमूना से भूल जाएगा। वर्टिकल लाइन है ना, तो खड़ा लाइन। तो वर्टिकल लाइन और बाय सेमी कॉलन, और बाय सेमी कॉलन, ऐसे जानते हो, ऐसे करके ऐसे करते हैं ना, ये वाला, ठीक है। तो इस दोनों से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंट करते हैं किसको? फेज के बाउंड्रीज को। तुम्हारे लाइफ में कभी ना कभी ये चीज आया होगा जब तुम कहे हो कि प्लीज अपने बाउंड्रीज में रहो, अपने औकात, सॉरी अपने दायरे में रहो, है ना। कभी ना कभी तुमको ऐसा कहा गया होगा, है ना। जब भी तुम घर पे पॉकेट मनी माना होगा कि मम्मी अब हमको भी पॉकेट मनी चाहिए,
क्यों? तो सब्जी लेके आते हैं इसीलिए। तो तुमको कहा गया होगा कि तुम टुकड़ों पे पल रहे हो, तुम पैसे नहीं मांग सकते हो, है ना, ये सब बात बताया गया होगा। तो चलो देखते हैं वही बात क्या यहां पे बताया जा रहा है। हम लोग देखे थे कि हम लोग के पास डैनियल सेल में, सर बार बार आप डैनियल सेल की ही क्यों बात करते हैं, कोई दूसरे सेल की तो बात कर लीजिए। बच्चा आपके सिलेबस में डैनियल सेल के बारे में ही बातचीत करना है, इसीलिए हम सिर्फ डैनियल सेल के बारे में बातचीत करते हैं। चलो, तो कोई जो डैनियल सेल है, कोई जो डैनियल सेल है क्या होगा, उसमें ऐसा होगा, एक और क्या होगा, ऐसा होगा, है ना। तो उसमें आपका 2 कंपार्टमेंट होगा। क्या होगा बच्चों, उसमें आपका 2 कंपार्टमेंट होगा, 2 कमरा होगा उसमें। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक में रखते हैं एनोड वाला कहानी करते हैं हम लोग, एक में एनोड वाला काम करते हैं और एक में हम लोग कैथोड वाला काम करते हैं। ठीक है, तो आपको अभी तक तो डैनियल सेल याद हो गया होगा कि डैनियल सेल में क्या होता है। डैनियल सेल में जिंक सॉलिड का ऑक्सीडेशन होता है और वो Zn2+ बनाता है एक्वस फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, और फिर उसके बाद कॉपर 2+ का रिडक्शन होता है और ये एक्वस फॉर्म से आपका कॉपर सॉलिड बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ हमारे प्यारे बच्चों किसका, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। यानी कि कौन वाला पार्ट है, एनोड वाला पार्ट है, यानी कि ये एनोडिक हाफ सेल का कहानी है ना, यही बात हुआ कि नहीं। तो जब आप सेल को लिखोगे तो एनोड वाला पार्ट को पहले लिखना है। ठीक है, तो एनोड वाला पार्ट हम लोग का क्या है, तो एनोड वाला पार्ट हम लोग का है कि पहले Zn को उसके साथ लिखना है। कैसे लिखेंगे, चलिए सर, तो इसको मिटा देते हैं, तुम्हें समझाने के लिए बनाए थे, तुम तो समझ ही गया होगा, होशियार सब है तुम सब, है ना। बस मेरी बात को सच मत मान लेना, है ना, कि तुम होशियार है, बाकी सब तो ठीक ही है कि नहीं। चलो, तो पहले किसको लिखना है बच्चों, पहले लिखना है एनोड वाला। एनोड कौन है बच्चों, तो जिंक सॉलिड। अच्छा, एक वर्ड यूज किए थे फेज बाउंड्रीज। फेज कहने का मतलब वो किस स्टेट में है ना। तो देखो ये क्या बच्चों, सॉलिड में है, ये किस में है, सॉलिड में। अब यहां जो देखो Zn2+, ये किस में है, ये एक्वस में है। किस में है बच्चों, एक्वस में है, मतलब सॉलिड से तो अलग होता है ना। एक्वस कहने का मतलब क्या, पानी के साथ किसी का सॉल्यूशन बना होगा, है ना, तो वो अलग अलग फॉर्म में है, अलग अलग फिजिकल स्टेट में है ना। मानो कोई गैस आ जाता तो वो भी क्या है, अलग अलग फिजिकल स्टेट में हो गया। तो ये जो अलग अलग स्टेट में है ना, तो ये भी हम लोगों को बताना पड़ता है। तो इसको बताने के लिए कैसे, हम लोग इशारा थोड़े करेंगे कि अरे अलग अलग फेज में है, ऐसे इशारा नहीं कर सकते, है ना, आपको लिख करके बताना पड़ेगा। तो लिखने के लिए फिर क्या है कि देखो फेज बाउंड्रीज मतलब अगर फेज चेंज हो रहा है, तो पहले सॉलिड था, अब ये किस में चला गया है, देखो Zn2+ एक्वस में चला गया, यानी कि फेज चेंज हो गया हम लोगों का, है ना। तो ये किस में, यहां पे क्या करेंगे, ऐसे वर्टिकल लाइन देंगे, क्योंकि जो भी फेज चेंज है उसको हम लोग वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी किसका लिख रहा है, एनोडिक। तो Zn सॉलिड से किस में जाता है बच्चों, ये जाता है आपको Zn2+ एक्वस में, Zn2+ एक्वस में। ठीक है, इसमें गया। अब इसमें जाने के बाद फिर क्या है, अब बताओ, अब ये एनोड वाला कहानी पूरा हो गया, एनोड वाला। तो अब क्या करेंगे, अब इनको 2 बड़का डंटी देंगे। ठीक है, 2 दे दिए। अब क्या है, अब किसका लिखना है, तो अब हमको कैथोड वाला लिखना है। तो कैथोड में क्या होता है, तो कॉपर 2+ कॉपर बनता है, यानी कि क्या होगा, यानी कि वही होगा जो मंजूरे केमिस्ट्री होगा। तो कॉपर 2+ एक्वस, कॉपर 2+ एक्वस किस में जा रहा है, तो कॉपर 2+ एक्वस बच्चों ये जा रहा है किसमें, अब देखो ये जा रहा है फिर सॉलिड में। किस में जा रहा है, एक्वस से सॉलिड में, यानी कि क्या हो जाए, यहां पे हो जाएगा कॉपर सॉलिड। क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो इसी तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे किसी भी सेल को। तो बताइए प्यारे बच्चों, क्या हमारी बातचीत आपके भेजे में भेजी जा चुकी है, क्या हमारी बातचीत आपके भेजे में भेजी जा चुकी है।
क्लियर है? चलिए, अब इलेक्ट्रोड बहुत टाइप का होता है, लेकिन हम लोग को नहीं पढ़ना है ना, हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो जितना पढ़ना हम उतना ही बता रहे हैं आपको, ठीक है? चलिए, क्लियर? क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, आप लोग सीख चुके हो, ठीक है? चलो, अब चुप हो जाओ, है ना? चलो, अब देखो क्या बात है। अब बात हम लोग का क्या है, सेल नोटेशन हो गया गाइस। अब क्या पढ़ाना है? अब क्या पढ़ाना है? चलिए, अब पढ़ाना है हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किसके बारे में पढ़ना हम लोग को? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किसके बारे में पढ़ना बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो, थोड़ा टॉपिक उपिक हम अपने हिसाब से बताते हैं, है ना, हमको अच्छा लगता है, कभी तो फील आए कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सर ये कौन सा सीरीज है? हम तो क्रिकेट में सुने थे सर सीरीज के बारे में, है ना, हम लोग क्रिकेट के बारे में सुने थे सीरीज के बारे में। अच्छा, लास्ट में ना एक बात याद दिलाना, ठीक है? सब तो तुम लोग तो कहानी सुनने के लिए आगे ही रहते हो, है मुंह बाए हुए, लेकिन लास्ट में एक कहानी सुनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, तो याद रखना कि लास्ट में हमको कहानी सुनाना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल तो देखे थे, है ना, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल देखे थे, हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखे थे। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है सर? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ना, ये कोई क्रिकेट का सीरीज नहीं है, ये सीरीज किस चीज का है? तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सीरीज है, उसमें भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का सीरीज है, ठीक है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज डिफाइंड एज, electrochemical series is defined as, electrochemical series is defined as the series in which there is decreasing the series in which the SRP values of half cells are arranged in decreasing order, ठीक है? आपको ये चीज बताया गया है किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है? तो ये चीज है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बच्चों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपके हाफ सेल में दो ही चीज हो सकता है, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन, है ना? तो ये किसका वैल्यू है? एसआरपी वैल्यू, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में रिडक्शन पोटेंशियल का आपका वैल्यू है, ठीक है? चलिए, अब सर क्या सर ये वैल्यू याद करना पड़ेगा? देखिए, आपके स्क्रीन पे, आपके आंखों के सामने ये वैल्यूज आपको देख रही होंगी, आप भी इस वैल्यूज को देख रहे होंगे, लेकिन क्या ये पूरा वैल्यू सर याद करना है? सर हम बोलेंगे नहीं याद करना है, लेकिन इस पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछता है बिहार बोर्ड, जो कि जानना जरूरी है, तो हम लोग इस पे ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे क्वेश्चंस के थ्रू, है ना, जैसे कि क्वेश्चन रहेगा, मान लो क्या कि 4 ऐसे ही वैल्यू दे दिया रहेगा और बोलेगा कि उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर का ट्रेंड बताइए, रिड्यूसिंग पावर का ट्रेंड बताइए, है ना, ये सब चीज आपको पूछेगा। तो ये सब चीज थ्योरेटिकल चीजें नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस तो पूछता है, और आपको पूरा वैल्यूज याद भी नहीं करना है, कुछ चंद वैल्यू, 4-5 वैल्यू याद रखना है। वैल्यू मतलब ये वैल्यू नहीं कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, आपको ये चीज याद रखना है। तो ये सब चीज हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि हमको सिखाने का मन नहीं रहता तो तुमको बताते क्यों इसी, लेकिन फिर भी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे कि क्वेश्चन आपको रहेगा ऊपर में, और उसके नीचे में हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि आपको कैसे सोचना है, कैसे एग्जाम में सही करना है। तो ये सारी चीजें जो हम वेडनेसडे को बोले ना कि जो आपको लेक्चर अपलोड होगा, उसमें यही चीजें अपलोड होंगी, ठीक है? तो कृपया करके कोशिश कीजिएगा कि उसको देख ले, ठीक है? चलिए,
ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बहुत एप्लीकेशंस है, ठीक है, तो उन्हीं एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे और बातचीत करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग इसके आगे बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग नष्ट इक्वेशन इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, नष्ट इक्वेशन के बारे में हम थोड़ा सा हम लोग बातचीत करने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग जो ई नॉट सेल है ना, देखो चलो देखते हैं अब हम लोग। एक टर्म होता है बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अब ये टर्म क्लास 11th में आपको था, क्या था बच्चों, ये टर्म क्लास 11th में था। तो क्या आपको ये टर्म समझना है, नहीं बच्चों आपको टर्म ये चीज नहीं समझना है। आपको क्या याद रखना है हम बताते गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में आपको चीजें नहीं पूछने वाला है, लेकिन जो चीज पूछने वाला है एग्जाम में हम आपको वो बता रहे हैं, ठीक है। देखो गिब्स फ्री एनर्जी जैसे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था ना, हम लोग उसी तरीके से गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग चेंज ले लिए थे कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ले लिए थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा करके, है ना। उसी तरीके से हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वी कैनॉट कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी सो we calculate the change in Gibbs free energy, the change in Gibbs free energy, ठीक है। ये चीज, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको पूछा जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेल जी। ये डेल क्या है, ये डेल हम लोग पहले भी पढ़े हैं, जो आपको लिक्विड सॉल्यूशंस में डेल एच करके हम पढ़ाते थे कि चेंज इन हीट, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या फिर डेल भी लिखते थे कि चेंज इन वॉल्यूम, डेल भी मिक्स लिखते थे कि चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू मिक्सिंग। तो ये जो डेल जी होता है यही आपको किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है -NFE नॉट। अगर ये डेल जी बच्चा डेल जी नॉट है, अगर ये डेल जी नॉट है तो ई नॉट रहेगा। अगर ये डेल जी ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू पे नहीं है, तो NFE रहेगा। और ये E क्या है, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो सकता है, EMF ऑफ द सेल हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, क्या रखना है, इस बात को ध्यान रखना है, ओके। अब इसी चीज को आगे कैलकुलेट करके ना हम लोग नष्ट इक्वेशन लाते हैं, ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड का कहानी है कि हम लोग का क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये दो फॉर्मूला है जो कि आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। सर इस फॉर्मूला से क्या करेंगे, देखो अभी तक इस फॉर्मूला से आपको आपका प्यारा सा लल्लू सा बिहार बोर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्या किया बच्चों, अभी तक आपका इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन क्या सर आगे नहीं पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है, इसीलिए हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं कि इसका फॉर्मूला कैसा होता है, क्यों होता है, ये आपको नहीं जानना है। बस अब कैसे कैलकुलेट करना है वो थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, जो कि आपको लगभग पता ही है ना। हम थोड़ा सा बस उसको जोड़ दे रहे हैं, आपको पता है इसके बारे में क्या है। चलिए देखते हैं। ये जो N याद है, N क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि था ना, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता था, और जिंक
वो एक्सेप्ट करता था, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, है ना। तो वही n का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नस्ट इक्वेशन में था ना n का वैल्यू, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है। अब देखो उसके बाद E क्या है, E आपका सेल पोटेंशियल है। F इंपॉर्टेंट बात है, F क्या बच्चों, फराडेज कांस्टेंट, फराडे कांस्टेंट, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। फराडेज कांस्टेंट कितना होता है वैल्यू इसका बच्चों, इसका वैल्यू होता है 96 होता है ना, 95487, कितना होता है 96500 होता है ना, हाँ तो 96487 कूलम्ब पर मोल, है ना। तो फराडेज कांस्टेंट होता है, जो भी नस्ट इक्वेशन में पढ़े थे ना वही चीज यहां पे होता है। आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, सर एक क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है। क्या करेगा, एक क्वेश्चन बताने के लिए आप कह सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करेगा क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा बच्चों। आपको कोई 2 हाफ सेल दे देगा, जैसे कि मान लो आपको दे दिया जिंक से Zn2+ जा रहा है मेरा, कितना लगाया है 0.76 वोल्ट। अब कॉपर 2+ से कॉपर जा रहा है, कितना लगा है 0.34 वोल्ट। और आपको बोलेगा कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बताइए, क्या करेगा, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, ठीक है। तो क्या निकालने को बोलेगा, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। क्या कहेगा, चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। अब ये क्या बात है सर, यहां पे लिख देते हैं कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है डेल जी। यहां पे क्या वर्ड यूज किया बच्चों, स्टैंडर्ड यूज किया ना, क्या वर्ड यूज किया, स्टैंडर्ड यूज किया। आपको ये दे दिया रहेगा कि पहले आपको चाहे तो दे भी दिया रहेगा, चाहे नहीं भी दिया रह सकता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जो कि E0 का वैल्यू है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। जैसे देखो यहां पे नहीं दिया है, बट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 0.76 प्लस 0.34 इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, है ना। तो ये अब क्या है, डेल जी आपको पता है, चूंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है इसीलिए इसके माथा पे टिकुली डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बचा, NFE नॉट, ठीक है। तो यहां पे देखो तो n का वैल्यू कितना बच्चों आपको पता है 2 होता है, तो -2 इंटू f का वैल्यू, फराडेज कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 96487 एग्जैक्ट वैल्यू इतना होता है, अप्रोक्सीमेटली 96500 भी लिया जाता है, इंटू E0 कितना बच्चों 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, ठीक है। ये आपको आया, क्या आया बच्चों, ये आपका पूरा एक्सप्रेशन आया। जैसा आपको हार्ड पूछेगा तो यही चीज पूछेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यूनिट जूल पर मोल, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करके अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई तो कर लोगे, है कि नहीं बताओ। तो ये चीज रहेगा, तो ऐसे ही आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया रहेगा। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं रहेगा तो कोई दूसरा दिया रहेगा, बट सिर्फ वैल्यू पुट करना है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है। वैसे आपका बिहार बोर्ड न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, न्यूमेरिकल किसका पूछता है, तो मोलालिटी और इन सब छोटी छोटी चीजों का न्यूमेरिकल पूछता है, और किसी के बारे में वो उतना मतलब नहीं रखता है। बताइए हमारे प्यारे बच्चों को, हमारे क्यूटीज को, हमारे लल्लू राम्स को ये बातें क्लियर हुई या नहीं, हमारे लल्लू राम को ये बातें क्लियर हुई या नहीं। अगर क्लियर हुई तो यस लिखेंगे, अगर नहीं क्लियर हुई तो क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे हाँ सर। चलिए जल्दी बता दीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। ठीक है, चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। बढ़िया। अब देखिए -2 कैसे आया, देखो ये n है ना, ये पक्का पहले क्लास नहीं किया होगा। देखो क्या n का वैल्यू क्या लिखे हैं बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड ना। तो जब ये सेल होता है तो देख रहे हो यहां पे जिंक सॉलिड से जिंक 2+ बनता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वही,
वही 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, इसीलिए 2 हुआ है। हाँ, इसका आंसर में निगेटिव आएगा। हाँ, निगेटिव है, ये निगेटिव गोल नहीं कर देना है, तुम्हारा मीनिंग चेंज हो आता है ना। मीनिंग गोल नहीं कर देना है। ठीक है बच्चों। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे तुमको एक बात याद रखना है। यहां पे अरे हटिए ना, हम कैसे हट जाए, फिर तुम लोग चुप्पे रहो तभी अच्छा है। हाँ, अभी नोट कर लेना है, ठीक है, अभी नोट कर लेना, बाद में ना टाइम बचाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। क्लास में नोट कर लेना, बाद में टाइम बचाना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टाइम बचाना। चलिए, तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा। इससे 2-3 और बात क्लियर होता है। देखो, ये वैल्यू ना जो भी आएगा आपको माइनस में आएगा। ये वैल्यू जब भी आएगा माइनस में आएगा। हम आपसे एक बात इसमें पूछना चाहते हैं, पूछे या नहीं? आपको ये बात लग रहा है, आपको ये बात लग रहा है, अगर हम आपसे पूछे कि व्हेन क्वेश्चन करके पूछे कि व्हेन डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा? जल्दी बताओ। यहां तुम्हारे पास इक्वेशन है, डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा? थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दो एंड देन बताओ। डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी डेल जी या डेल जी नॉट, कोई भी एक ले सकते हो, है ना। तुम अपने हिसाब से, दोनों में सेम ही कहानियां हैं। तो डेल जी नॉट का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा? देखो, नहीं पता है तो बोलना नहीं पता है, कोई बात नहीं। उलूल जुलूल आंसर मत देना प्लीज, दिमाग का यूज करना, मिला है तुमको। जब n निगेटिव होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव कब होगा? रे इधर आओ पहले तुम। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अरे नमूनो मेरी क्यूटीज है ना तुम लोग, तुम क्या क्यूटीज है। हम बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव कैसे होगा, एक बार बताओ। अरे क्यूटीज, लल्लू राम्स, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तब। कहां इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ा बताओ तो, आओ तो इधर आओ तो थोड़ा। रिडक्शन नहीं पता, नहीं। जिंक जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अरे गधा, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस ही तो, जब ई निगेटिव होगा तब। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये नंबर तो बच्चा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना, और ये फैराडेज कांस्टेंट है, ये नंबर भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये जो ई नॉट का वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है बच्चों? ये निगेटिव हो सकता है ना। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू निगेटिव हो सकता है। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन ले चाहे छोड़े, है ना। तो क्या होगा? ये जो ई है वो अगर ई क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए, तो क्या होगा? यहां भी मान लो -1.1 वोल्ट आता, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, अब देखो, अब क्या कहानी है यहां पे, अब क्या कहानी है देखो। इससे एक बात आता है, व्हेन, आंसर क्या है? व्हेन ई सेल, चूंकि यहां पे नॉट दिए हैं तो नॉट दे देंगे, ई नॉट सेल इज निगेटिव। ठीक है, अब इससे बात एक क्लियर होता है। अब इससे कौन सा बात क्लियर होता है कि जब कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा? व्हेन एनी रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब क्या है बच्चों? जो अपने आप हो जाए, है ना, कि वो रिएक्शन करवाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देना पड़े, अपने आप हो जाए वो चीजें, है ना। तो व्हेन एनी रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब आपका डेल जी का वैल्यू लेस देन 0 रहता है, या फिर आप कह सकते हो निगेटिव रहता है, और डेल जी का वैल्यू क्या रहता है? निगेटिव रहता है। लेस देन 0 कहने का मतलब क्या? निगेटिव ही। तो जब भी आपका डेल जी का वैल्यू लेस देन 0 या निगेटिव होगा, तब आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। जब आपका डेल जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, देखो हम यहां पे डेल जी लिख रहे हैं, यहां पे डेल जी नॉट भी हो सकता है, डेल जी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें यह मत कहना कि सर आप डेल जी का लिखवाए थे वहां तो डेल जी नॉट का पूछ दिया, दोनों चचेरा भाई ही है ना।
चलो, तो डेल जी का वैल्यू जब पॉजिटिव हो जाए, अब डेल जी का वैल्यू जब इज इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है, तो क्या आता है, देन इट इज एट इक्विलिब्रियम। क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम आपको होता है जब आपका डेल जी नॉट का वैल्यू क्या रहता है, इक्वल टू 0 रहता है तब। क्लियर? तो ये 3 कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है। ये तो डेल जी नॉट के बारे में बात हुआ। तो आपको पता है आपका सेल काम कब करेगा, जब आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर ई सेल, अब यहां पे ई सेल लिख रहे हैं, ई नॉट सेल नहीं, क्योंकि उसका भी सेम कहानी होगा। ठीक है, जब ई सेल, अब ये निगेटिव है, इसका मतलब डेल ई सेल ग्रेटर देन 0, जब ई सेल लेस देन 0। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब एक और बात लिख देते हैं यहां पे, क्या लिख देते हैं सर, एक और बात कि हम लोगों का, खुद सोचो, 1.1 वोल्ट आता है डैनियल सेल का, किसका आता है, डैनियल सेल का। और ये जो भी सेल बना रहे हैं उससे भाई करंट तो निकलना चाहिए ना, नहीं तो सेल बना के फायदा क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पर्पस क्या था कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। तो ये सेल बनाए हैं तभी तो इसका पोटेंशियल इतना है। अब तुम सोचो कि इसका मतलब ई सेल का वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब क्या, इसका मतलब वैल्यू कितना आएगा, मान लो -2.4 वोल्ट। अरे भाई ये बैटरी, ये सेल बना क्या, नहीं बनाना, क्योंकि वैल्यू भी निगेटिव है, इससे तो करंट निकलेगा ही नहीं, है ना। तो ये वाला वैल्यू क्या होता है हम लोग का, गलत होता है। इसीलिए कभी भी ई सेल का वैल्यू अगर लेस देन 0 आए, कभी ऑक्सीडेशन को रिडक्शन करोगे, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन करोगे, तो ये चीज आ सकती है। तो अगर तुम्हारा कभी भी लेस देन 0 आए तो डबल चेक करना, क्वेश्चन में क्या होगा, तब सेल नॉट पॉसिबल, तब क्या होगा, आपका सेल इज नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फिजिबल। फिजिबल एक वर्ड होता है, नॉट फिजिबल कहते हैं बेसिकली। फिजिबल एक वर्ड होता है कि जिससे कि आप करंट ड्रॉ कर सकते हो, जो कुछ काम का हो, है ना। जैसे कि घर में हम लोग को कहा जाता है ना कि नलायक हो तुम, है ना, निखट्टा क्या क्या कहा जाता है, हमको ज्यादा छूट गया है सुनते हुए। खैर, तो फिजिबल, फिजिबल कहने का मतलब जो चीजें हो जाए जिससे आप करंट निकाल लो, है ना, तो वो चीज। तो ऐसा, तो इस वर्ड का मतलब समझिएगा। अब इसका मतलब अगर डेल ई सेल ग्रेटर देन 0 है, यानी कि सेल से आप करंट ले जा सकते हो, सेल से आप करंट निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये बात क्लियर हुई। तो सेल पोटेंशियल आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी आप उससे करंट निकाल सकते हो। अगर निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तुम गड़बड़ी किए हो, तभी ऐसा हो रहा है। क्लियर? तो ये सब बातें थी जो कि आपको जाननी थी। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस के बारे में। किसके बारे में बच्चों? कंडक्टेंस के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। क्या है कंडक्टेंस के बारे में? आप लोग क्लास 10th में करंट वरेंट के बारे में तो पढ़े होंगे, सच बताना, है ना, झूठ नहीं बोलना। तुम लोग झूठा तो नहीं है, लेकिन सच्चाई भी नहीं है ना, दिक्कत इसी बात का है। खैर, तुम लोग क्लास 10th में किसके बारे में पढ़ा होगा? तुम लोग क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी, करंट, वायर, ये सब के बारे में तो पढ़ा होगा, सच बताना, है कि नहीं? तो हम लोग शुरू में बात किए थे कि हम लोग का 2 टाइप का कंडक्टर होता है। कौन कौन टाइप का होता है थोड़ा बताओ तो चैट में। हम लोग पढ़े थे 2 टाइप का कंडक्टर होता है हम लोग का। कौन कौन होता है? थोड़ा सा प्रकाश दो तो इस टॉपिक पे। चल, थोड़ा सा बताओ कि कौन कौन सा टाइप का कंडक्टर होता था हम लोगों का, जल्दी बताओ। कौन कौन सा टाइप का कंडक्टर होता था? सेमी कंडक्टर, देखो एक सेमी कंडक्टर बोल रहा है, नमूनो मेटालिक एंड आयनिक। हाँ, ये कुछ अच्छा बच्चा है, कंडक्टर और सेमी है ना। देखो, गुड और बैड कंडक्टर। हाँ, अरे बहुत बढ़िया, है ना। मैं कह सकता तुम गलत थोड़े, हम बोले ना कि तुम गलत नहीं बोलते हो, लेकिन सही भी नहीं बोलते हो, है ना। तो बच्चों, हम लोग 2 तरह के कंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं, मेटालिक और आयनिक के बारे में, है ना। ठीक है, चलो
तो हम लोगों का ये बात है। तो दो तरह का कंडक्टर होता है हम लोग का, एक होता है मेटालिक, एक होता है नायनिक। अच्छा एक और चीज, अगर ये देखो ये स्पॉन्टेनियस कब होगा, ये कहानी है ना। तो जब आपका डेल जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसको क्या कह सकते हो, नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये भी कह सकते हो, है ना, कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा तब जाके ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अपोजिट ही है, वही बात है, बस नॉन लगा देना है ना। चलिए अब देखते हैं, दो टाइप का हम लोग का कंडक्टर था, एक था मेटालिक कंडक्टर, एक था आयनिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर, अब आयनिक कंडक्टर जो है वो भी हम लोग का मेटालिक कंडक्टर की तरह ही उसमें भी कहानियां होती है, बस टर्म्स अलग अलग रहता है ना। चलिए देखते हैं, और जो एक और क्वेश्चन पूछते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर तो सेम था, इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयनिक दोनों सेम कहानी था। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सच सच बताना, जल्दी बताओ, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। आयंस, है ना, क्या होता है बच्चों, आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, आयंस आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए अब इतना ही बात था। आदित्य सर लिख रहा है हम कहला रिस्पॉन्सिबल होंगे, गजबे बात है मतलब कोनो सिर पैर है, सिर पैर छोड़ो, कोनो बाल नाखून है बात का। चलो चलो तो पढ़ते बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या फिर कहो कि आयनिक कंडक्टर के बारे में, उसके कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, चलो तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपल सा वर्ड में तुम भी डिफाइन कर सकते हो, तुम भी शक्तियां तुम में भी है, बस तुम शक्तियां पहचानो। ठीक है, तो कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू कंडक्ट, मतलब कंडक्टेंस वर्ड कंडक्ट करता है, इसका मतलब क्या, कि जैसे बस में कंडक्टर साहब होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आप घुस रहे हो तो आपको बस में घुसने देना है कि नहीं, आप उतर रहे हो बस में उतरने देना है कि नहीं, वो काम कौन करते हैं, तो हमारे कंडक्टर साहब करते हैं। तो वही चीज सॉलिड में कौन करता है, कंडक्टर, कि वो आपको इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को होने देगा कि नहीं, वो करता है मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या करता है कि वो आयंस के फ्लो को होने देगा कि नहीं, है ना। तो वो चीज जैसे कि आप घर में भी आप कह सकते हो कि पापा कौन है, कंडक्टर है ना। अब पापा कंडक्टर कैसे हुए कि आप घर से बाहर जाओगे या नहीं, ये बात कौन डिसाइड करता है, कंडक्टर, यानी कि पापा। अब किसके कारण हो रहा है ये, तो मम्मी के कारण। तो मम्मी मानो किसी बात का चुगली कर दी पापा को कि गया था कल भी खेल के आया है 2 बजे तक, तो नहीं होने वाला है ना। तो आपको आयंस भी चाहिए और कंडक्टर का परमिशन भी चाहिए, तभी वो चीज हो पाएगा। नहीं तो इलेक्ट्रॉन तो हर जगह होता है, इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन फिर भी वो कंडक्ट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि मम्मी बुराई करती रहती होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो पढ़ते हैं अब इसके बारे में। तो क्या कहता है, द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, अब ऑफ अ कंडक्टर लिखे तो यहां पे कंडक्टर के बारे में कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं हम क्या, द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टू कंडक्ट। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लिखने जरूरी है, टू कंडक्ट इज कॉल्ड
इज कॉल्ड, ये चीज लिख दीजिए, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हम लोग की कहानियां होती हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो, ये जो टर्म्स आप पहले पढ़े होंगे, जैसे कि ये फॉर्मूला किसको किसको याद है, आर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये फॉर्मूला क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, आपके फिजिक्स वाले प्यारे सर वो भी आपको ये फॉर्मूला पढ़ाएंगे, है ना। तो वो जो चीजें हैं वही चीजें यहां भी है। ठीक है, तो आर मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस। आर मतलब क्या होता है बच्चों, रेसिस्टेंस। एल मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ, यही होता है ना, सच बताना, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब हम लोग का जो ए होता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ये चीजें होता है। अब एक बात बताओ, जो चीजें यहां पे है ना वही हम लोगों का केमिस्ट्री में भी है। जब हम लोग, ये किसका है, ये सब कहानी किसका है, मेटेलिक कंडक्टर का है। तो हम लोग यही चीजों को अनदर वर्ड्स में बट कॉन्सेप्ट सेम यूज करेंगे, किसमें, अपने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए, कंडक्टेंस के लिए। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि 1/r रेसिस्टेंस है ना, r मतलब क्या होता है बच्चों, रेसिस्टेंस। तो अगर हम लोग 1/r लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, 1 रेसिस्टेंस, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू कंडक्टेंस, इज इक्वल टू कंडक्टेंस। ठीक है, अब इसी का चचेरा भाई है 1 रेसिस्टिविटी, 1 रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। 1 रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का चीजें होता है। अब इसी फॉर्मूला में हम लोग थोड़ा सा अब केमिस्ट्री वाला चीज डालते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है बच्चों, हम लोग 1/r को क्या कहें, कंडक्टिविटी कहना, है ना। तो देखो यहां पे होता है कप्पा के, तो ये जो है ना 1/रो को, ये रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है, 1/रो, है ना। तो ये 1/रो को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, या फिर हम लोग और भी अलग अलग इसको नाम देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, और भी अलग अलग नाम देते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, कटप्पा नहीं, कप्पा, KAPPA, है ना। कटप्पा विथ T साइलेंट इज कॉल्ड कप्पा। अगर आप एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा कि बताओ कप्पा क्या होता है ना, तो क्या कहोगे, कटप्पा विथ T साइलेंट इज नोन एज कप्पा। ठीक है, बस लिख करके आना और नाम मेरा मत लेना कि हम पढ़ाए हैं। ठीक है, बस चलो, तो ये क्या बच्चों, कप्पा। तो कप्पा क्या होता है बच्चों, ये 1 आपका कंडक्टिविटी होता है। तो ये जो चीजें हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो आपको पढ़े हुए हो, रो L/A इज इक्वल टू R। तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। इसको हम लोग बनाते हैं क्या, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं। इसको जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/r इंटू L/A, है ना। और इसको कहां ले जा रहे हैं बच्चों, इसको ले जा रहे हैं यहां पे, इसके नीचे, तो इज इक्वल टू 1/रो। ठीक है, अब जल्दी से एक फॉर्मूला बना दो, तो जल्दी से एक फॉर्मूला। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1/r को, तो 1/r को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। तो इसको लिख दिए कंडक्टेंस, और उसको मल्टीप्लाई कर दिए L/A।
एल क्या है, लेंथ ऑफ बेसिकली कंडक्टिविटी सेल होता है, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एल और ए आपको सेल कांस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, सेल कांस्टेंट कहते हैं इनको, इज इक्वल टू 1/ρ रेसिस्टिव, क्या 1/रेसिस्टिविटी। तो क्या कह रही है इसको हम लोग, कंडक्टिविटी कहते हैं इसको, हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर दिए, कप्पा का के, कप्पा का क्या के से हम लोग क्या कर दिए, इसको रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये जो आपको सेल कांस्टेंट है, ठीक है, सेल कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जी से, जी स्टार भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, खैर आगे आएगा वो बातें। तो ये बातें हम लोगों की थी जिसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले थे, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी। अब इसी पे हम लोग का नया नया टर्म्स है, क्या है बच्चों, इसी पे हम लोग का नया नया टर्म्स है, जिसको कि हम लोग देखते हैं बुक में, आपको अलग अलग टर्म्स देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है कहानियां। इसमें तो नहीं होगा पिक्चर, नहीं होगा ना, नहीं है पिक्चर। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं क्या, हम लोग लेते हैं बच्चों एक क्यूब, ये क्या है बच्चों, क्यूब, क्या किए बच्चों, ये क्या है, सच बताना क्यूब है, ठीक है। तुम ऐसा क्यूब बना सकते हो हमसे सीख सीख के, ठीक है। तो ये एक क्यूब है। अब इस क्यूब में क्या होता है, बेसिकली ये क्यूब नहीं है, यहां पे क्या है बच्चों, यहां से इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड अपना लगा हुआ है, वायरिंग किया हुआ है ना। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड होता है ना, जो इलेक्ट्रोड, मान लो कि ये दोनों इलेक्ट्रोड है, मान लो ये क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रोड है। तो ये इलेक्ट्रोड है ना, तो ये सामने से आपको एक लाइन लग रहा है, लेकिन आप देखोगे साइड से तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना इसका, है कि नहीं। और इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ, अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड ऐसे रखा हुआ है तो इसके बीच में कुछ वॉल्यूम होगा। तो चूंकि इलेक्ट्रोलाइट में डाला हुआ है, एक सॉल्यूशन में डाला हुआ है, तो उसके बीच में कोई ना कोई तो वॉल्यूम होगा ना, जहां पे क्या हो, आपको सॉल्यूशन हो, है कि नहीं। तो उसी का कंडक्टिविटी हम लोग मेजर करते हैं, क्या करते हैं, उसी का कंडक्टिविटी हम लोग मेजर करते हैं। तो ये मेजर करने में दो चीज था, दो बड़ा बड़ा दिक्कतें था, कि एक ऐसा दिक्कत था कि हम लोग कैसा वोल्टेज यूज करें। तो आपको अभी तक नहीं पता है, हम आपको बता देते हैं कि दो टाइप का आपके पास सोर्स बेसिकली प्रेजेंट रहता है। कौन कौन सा होता है वो सोर्स, ठीक है। तो वो सोर्स होता है बच्चा, आपको कौन कौन सा सोर्स होता है सर, तो वो सोर्स होता है एसी सोर्स, एसी मतलब एसी हवा खाने वाला नहीं, ये ऊपर जाने वाला एसी है, ठीक है। और डीसी सोर्स, एसी सोर्स कहने का मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है, डीसी सोर्स कहने का मतलब डायरेक्ट करंट होता है, जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे और क्लास 12th में भी डिटेल में अब से सर पढ़ाएंगे, डेडिकेटेड एक चैप्टर। तो जब हम लोग ये कंडक्टिविटी के लिए मेजर करते हैं ना, तो हम लोग कौन सा सोर्स यूज करते हैं, डीसी सोर्स यूज नहीं करते हैं। कौन सा सोर्स यूज नहीं करते हैं, डीसी सोर्स यूज नहीं करते हैं, एसी सोर्स का यूज करते हैं, ठीक है। रीजन बीइंग कि हम लोग देखे ही थे, है ना, हम लोग देखे थे कि आयंस डिसोसिएट होता है, एक जाकर के दूसरे पे डिपॉजिट हो जाता है ना, इसीलिए डीसी सोर्स नहीं यूज करते हैं, एसी सोर्स यूज करते हैं, क्योंकि वो साइकिल में चेंज होते रहता है। तो डिटेल में हम लोगों को नहीं जानना है, आप जब फिजिक्स में पढ़ लीजिएगा तब आप खुद ब खुद थोड़ा ध्यान लगाइएगा, समझ जाइएगा। लेकिन आपको बस इतना जानना है कि एसी सोर्स का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग कंडक्टिविटी सेल बनाते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डालते हैं और ये सब चीजें मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन चीजों को आगे लेकर के हम लोग बढ़ेंगे। आज का क्लास आपका 1 घंटे का ही रहेगा, है ना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, खत्म, टाटा बाय बाय, भागो, ठीक है। आज थोड़ा सा ही पढ़े हम लोग, मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते हैं और फिर मिलते हैं। चलिए, कोई दिक्कत कष्ट समस्या तो बता दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। है ना। तो आज जो कम टाइम में है ना सर, ये कैसा सेल है, क्या बोले बच्चा सर, ये
सर ये कैसा चैप्टर है? अरे बच्चा, जिंदगी में ना बुराइयां मत देखो, चैप्टर की अच्छाइयां देखो। तुम्हारे पास जो भी चीजें अवेलेबल है ना, सारा चीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है ना। अच्छा कहानी सुनाना है? हाँ कहानी सुनाना है, रुक जाओ सब, कहानी सुना चल देखो कहानी सुनाते हैं, फिर डाउट्स के सेक्शन में आते हैं। हमको नहीं पता आप लोग क्रिकेट फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है? हमको नहीं पता आप लोग क्रिकेट फॉलो करते हो या नहीं करते हो। हम देख रहे थे, स्कोर कार्ड देख रहे थे, ये पीबी के एक टीम है, क्या नाम है उसका, दिल्ली कैपिटल्स है ना, दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स एक टीम है जो कि बनाई शायद 264 या 262 बनाई। दूसरी टीम है पीबी के, है ना, पंजाब किंग्स, पंजाब सुपर किंग, क्या पता नहीं पता, पंजाब किंग्स ही तो, सुपर किंग्स तो नहीं है शायद, है ना। तो जब पंजाब किंग की टीम है ना, जब ये इनिंग्स खत्म हुआ, केएल राहुल एक प्लेयर है 150 या समथिंग मारा, है ना, तो काफी बड़ा स्कोर है ना। ये स्कोर 20 ओवर्स में कंप्लीट करना था, 20 ओवर्स में। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था, मतलब जितना हम कमेंट्री ये सब देखे इधर उधर, तो कोई भी ऐसा नहीं था जो कि बिलीव कर रहा था कि ये चीजें पॉसिबल है। हम खुद देखे तो था कि यार पॉसिबल तो नहीं है, मे बी इसके आसपास चला जाए, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है चेंज करना, ठीक है। बट ये जो टीम आई, इन्होंने शायद 19th, एक ओवर कम रहते हुए ही इससे ज्यादा रन्स बना दिए, ठीक है। जब भी ऐसा सिचुएशन होता है ना, तो हमको अच्छा लगता है कि लोग क्या कह रहे हैं ना, लोग कैसे सोच रहे हैं, वो चीज सुनने का। तो उनका बस गोल ये था कि 6 ओवर में 100 करके आना है, बाकी 14 ओवर में 160 रन बन जाएंगे। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि इतना करके आना है, इतना करके नहीं आना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सोच रखना कि हां हम ये कर सकते हैं, है ना। अरे भाई, जब वो बिलीव रखेगा कि हम ये कर सकते हैं तभी तो कर पाएगा। अगर वो बिलीव ही नहीं रखेगा कि हम कर सकते हैं तो कैसे कर पाएगा? सच बात बताना। तो हम यही बात आपके लिए भी कहते हैं। आपको क्या फायदा होगा इससे? तो आप जो भी चीज सोचते हो, तो क्या सिर्फ सोचना इंपॉर्टेंट था क्या? नहीं। ये लोग इसका ओपनर्स आकर के रन भी मार के गया, सब लोग लगभग 250 के स्ट्राइक रेट से खेला था। फिर उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन था वो भी रन मार के गया। तो सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं किया। पहले देखो कंपटीशन कहां छटता है, तुमको एक स्टेप से बताते हैं। 90% तुम लोग में जो बच्चा है, हम कितना भी भौंक के रह जाए कि टू डू लिस्ट बना लो, डेली डायरी लिख लो, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो, या फिर डायरी लिखने वक्त इंग्लिश में लिखो ताकि आपको सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन आप नहीं करते हो, है ना। देखो कंपटीशन यहां छटता है। पहले 90% जो लोग होंगे वो प्लान नहीं करेंगे कि कैसा उनका दिन होना चाहिए, कैसा उनका टाइम खर्च हो रहा है ना, ये सब चीज प्लान 90% लोग नहीं करेंगे। जो अब कितने कंपटीशन बचा? 10%। आपका कंपटीशन किससे है ना, वो बता रहे हैं। 10% लोग प्लान करेंगे, 10% लोग प्लान करेंगे। इसमें से 3% लोग उस प्लान को 20 दिन या फिर रेगुलर वे में करेंगे। 3%, 10 से 3, 20 दिन लगातार प्लान करेंगे। उसके बाद 1% लोग होंगे जो कि प्लान को फॉलो करेंगे, प्लान को फॉलो करेंगे। ये नंबर कम बेसी हो सकता है, 2-3% हो सकता है, बट ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। यही रेशियो है, यही चीजें देखी गई है और हर जगह देखी गई है। तो 1% जो लोग हैं वो प्लान फॉलो करते हैं, और उन 1% में सिलेक्शन होता है 0.01 का या फिर 0.0001 का, है ना। चाहे यूपीएससी हो, चाहे जेईई हो, चाहे कोई दूसरा एग्जाम हो, आपका तो बोर्ड्स एग्जाम है। कंपटीशन एग्जाम में और दिक्कत है, क्यों? क्योंकि बगल वाला से ज्यादा नंबर लाना है, तब आपका रैंक आएगा। सिर्फ आप जितना जानते हो वो बताना है आपको बोर्ड्स के एग्जाम में। बगल वाला 100 ला रहा है तो उससे उसके मार्क्स से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन में बगल वाले के मार्क्स से आपको फर्क पड़ता है। तो हमारे प्यारे बच्चों, प्लीज प्लीज
केमिस्ट्री तो पहले से मिस्ट्री है ही, चीजें एक तरह से नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। 75 बुराई निकाल सकते हो। कितना? 75 तुम बुराई निकाल सकते हो। लेकिन भाई बुराई तो हर जगह है, साइंस तो चूज किया है ना। रियलिटी में बात करो, तुमको तो पढ़ना है ना, अभी पढ़ो चाहे लास्ट में पढ़ो। हाँ, अगर तुम केमिस्ट्री छोड़ सकता है तो पढ़ाई छोड़ दो ना, पढ़ाई भी छोड़ सकता है तो अलग बात है। तो तुमको ये बुराई करने के बाद कोई एक रीजन तो हो तुम्हारे केमिस्ट्री पढ़ने का। वो रीजन क्या हो सकता है बच्चों? कि आपको मार्क्स लाना है। कंपटीशन एग्जाम में केमिस्ट्री बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मार्क्स देता है आपको। तो प्लीज केमिस्ट्री छोड़ो, प्लीज पढ़ाई करो, है ना। नाक नुक्कुर जो होता है ना, नौटंकी है ना, नखरा है ना, तो प्लीज नखरा पढ़ाई में मत दिखाओ। शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। नो शॉर्टकट टू सक्सेस लिख रहे हैं यहां पे। नो शॉर्टकट टू सक्सेस बच्चा। कोई शॉर्टकट किसी का होता भी होगा तो भाई 1 लाख में या 10 लाख में 1 लोग का होता है। तो तुम उतने लकी हो तो करो, लेकिन प्लीज मेहनत करने का आदत डालो। नहीं डालोगे, पढ़ाई सिर्फ ये सब चीज नहीं है। पढ़ाया इसलिए जाता है, इतना देर इसलिए बैठने को कहा जाता है ताकि आपको बैठने का आदत लगे, आपको पढ़ने का आदत लगे, आपको काम करने का आदत लगे, आपका फोकस का आदत लगे, है ना। तो प्लीज अपना फोकस टाइम बढ़ाओ। सब पूछता है कैसे बढ़ाएं? अरे भाई प्रैक्टिस करके। एक दिन में कोई जड़ी बूटी थोड़े है कि तुम खा लेगा आज से हम प्रैक्टिस, आज हम फोकस मेरा बढ़ गया। नहीं होता है। फोकस बिगाड़ना इजी है लेकिन बनाना मुश्किल है। एक दिन में नहीं होगा, 1 महीना करोगे तब थोड़ा अच्छा लगेगा, 2 महीना करोगे तब इंप्रूव होगा। तो प्लीज पढ़ो, है ना, प्लीज पढ़ो प्लीज। मोटिवेशन, मोटिवेशन भाई बकवास चीज है। मोटिवेशन बकवास चीज है ना। कोई गेम होता है ना जो कि बूस्ट मोड होता है ना, वही मोटिवेशन है। तुम्हारा अगर सिस्टम सेट है कि एक दिन पहले तुम टू डू लिस्ट बना रहे हो, तुम टू डू लिस्ट में जो भी चीजें हैं उसको फॉलो कर रहे हो, अरे भाई तुम बीच में डिमोटिवेट कैसे हो गए? है ना। तो प्लीज फॉलो करो, कोई शॉर्टकट नहीं है, यही तरीका है। तुम साइंस पढ़ रहे हो, इंटरटेनमेंट नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो प्लीज पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है ना। चलो ये था थोड़ा सीरियस बात है, कुछ भी नहीं है। तुम लोग लल्लू राम हो, कुछ अगर चीजें लगे ना कि हार्ड वार्ड है तो समझ लेना ऐसा छोड़ो, है केमिस्ट्री है, ठीक है। ऐसे करके तुम छोड़ सकते हो। चलो तो डाउट बताइए, क्या क्या डाउट है हमारे प्यारे बच्चों का, फिर उसके बाद हम लोग क्लास एंड करेंगे। चलिए सर एक बार और बता दीजिए ये टॉपिक। बच्चा ये टॉपिक ना, ये टॉपिक में मेरे बताने वाला कोई चीज रहे तब तो गरीब आदमी बताए, है ना। घर देखो, कोई बच्चा बोलता है कि सर ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। अरे भाई उस पे फोकस करो ना जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो। किसी का तबीयत खराब हो गया, अरे भाई क्या कर लेगा वो? आप अच्छा खाना खाओ, आप तबीयत बचा करके रख सकते हो, रखो, मच्छरदानी लगा के सो, टाइफाइड नहीं होगा, है ना। तो जो चीज कंट्रोल कर सकते हो उसी पे फोकस करो, ठीक है। चलो देखो अब तुम देखना हमारे प्यारे बच्चों का क्या क्या डाउट रहता है, प्लीज देखना, है ना। सर एसी करंट क्या है? हम बोले ना बस जान लो होता है। अभिषेक सर आपको चैप्टर 10 में होगा शायद, अल्टरनेटिंग फिजिक्स में पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी पूछना है। क्यों? क्योंकि चुल पेशेंस नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए, है ना। ये एक अच्छा इंफॉर्मेशन था कि उसमें एसी सोर्स का यूज करते हैं करंट के लिए, है ना। तो इस बात को मानो, जब हम कहें ना कि कोई चीज मानने के लिए तो प्लीज मानो, है ना। चलो सर समझ में नहीं आया, इसको क्या करे, सबको नोट करे क्या? अरे तो इसमें एक बात बताओ, एक बात बताओ बच्चा, इसमें हम कोई बात समझाएं हैं, समझ में कब आएगा? जब आपको समझाएंगे तब ना। ये चीज सच बताओ, ये चीज क्लास 10th का नहीं है। ये क्लास 10th में तुम साइंस में ये चीज नहीं पढ़ते हो, सच बात बताओ। क्लास 10th के साइंस में ये बात तुम नहीं पढ़ते हो क्या? पढ़ते हो कि नहीं? तो जब तुम क्लास 10th के साइंस में ये बात पढ़ते हो, हम तो तुमको बस ये बताएं कि इस टर्म को कंडक्टेंस कह देते हैं, जो कि ये भी बात तुमको पता है ना। इसको हम लोग कह दिए हैं कप्पा, बस ये बात, और बस इसी फॉर्मूला को हम लोग वर्ड्स में लिख दिए और बोले कि बाकी सारी बात कल बताएंगे, है ना।
तो ये चीज है बच्चा, है ना। तो इसमें हम नहीं समझाएं, ये क्लास 10th में ये फॉर्मूला आपको बताया जाता है, फिजिक्स में आपको ये फॉर्मूला बताया जाएगा, है ना। केमिस्ट्री में तो पता है दिक्कत इस बात का है ना कि केमिस्ट्री में कम दिक्कत है, केमिस्ट्री में जो फिजिक्स घुसता है उसका दिक्कत ज्यादा है, केमिस्ट्री में जो मैथ घुसता है उसका दिक्कत ज्यादा है। केमिस्ट्री वाला मास्टर ना फिजिक्स भी पढ़ा देता है, मैथ्स भी पढ़ा सकता है, क्या कि सब चीज तो खिचड़ी बना रहता है ना। चलिए सर -2 कहां से आया वो समझ नहीं आया, प्लीज बता दीजिए। काश आप क्लास में ध्यान से सुन रहे होते, काश आप क्लास में ध्यान से सुन रहे होते तो आपको ये डाउट नहीं आता। ये -2 नहीं है हमारे प्यारे बच्चों, अगर आपके आंख का चश्मा खराब है तो कृपया बनवा लीजिए। यहां देखो ये माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन है। ये n जो है ना, n ये वैल्यू किसका है, ये n का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, n का वैल्यू है, ठीक है। तो ये दो क्या है ना बच्चों, ये 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, जो हम कोई पहले भी पूछा था तो हम ये लिख करके बताए थे कि 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम बताए हैं बच्चों, तो कृपया कर क्लास करिए अच्छे से पहले, है ना। चलिए एसी करंट क्या है बच्चा, है ना, डिफाइंड नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन इज डिफाइंड एज द इक्वेशन which is used to find the E cell value of the solutions whose concentration is not 1 molar। कोई भी दूसरे कंसंट्रेशन पे जो होता है ना ई सेल का वैल्यू, वो चीज हम लोग को नस्ट इक्वेशन बताता है। नेक्स्ट क्लास में लिखवा के हम ला देंगे। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला समझ नहीं आया, ये इसका फॉर्मूला नहीं है बच्चों। इधर हमारे प्यारे बच्चों इधर देखो, पता नहीं आज बहुत पेशेंस है मेरे अंदर, जनरली इस सब बात पे गुस्सा आता है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ये जो फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला था ना, देखो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है तुमको, आंख से दिख रहा है ना फॉर्मूला। अब देखो इस चीज को ना, इसको उठा करके यहां ले आए तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या बच जाएगा, L/A बच जाएगा ना सिर्फ। इसको उठा करके नीचे कर दिए, नीचे कर दिए कहने का मतलब इसको यहां पे ले आए इंटू R कर दिए, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको यहां ले आए कहने का मतलब इसको 1/ρ कर दिए। ये फॉर्मूला जो कि आप क्लास 10th में पढ़े थे, सच बताओ नहीं पढ़े थे क्या? अगर नहीं पढ़े हो ना तो क्लास 12th में अभिषेक सर आपको आगे पढ़ाएंगे, है ना, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूला में यही टर्म है ना, यही जो चीज है उसको यही लिखे, तो 1/r को क्या कहते हैं, 1 रेसिस्टेंस को कंडक्टेंस कहते हैं ना, है ना। तो ये 1/r को रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। तो यहां 1/r है ना, तो उसको लिख दिए 1/r से मल्टीप्लाइड है ना L/A, तो इसको लिख दिए कंडक्टेंस। L/A को क्या कह दिए, सेल कांस्टेंट, जो कि हम कल बोले हैं एक्सप्लेन करेंगे, है ना, आज थोड़ी ना चैप्टर खत्म हो गया। और उसके बाद ये जो लास्ट में 1/ρ है जिसको हम कप्पा कहे हैं, इसको भी बोले कल एक्सप्लेन करेंगे कि कंडक्टिविटी आप पढ़ते हो कब, मेटालिक कंडक्टर में, बट आयनिक कंडक्टर में उसको कप्पा कहते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास में, ठीक है। तो ये जो तुम लोग खिचड़ी जो बनवाते हो ये सब कि सर डाउट ये वाला चीज, अब बताओ नोट्स खराब हुआ कि नहीं, है ना। तो इसीलिए बच्चों प्लीज क्लास में जो बोलते हैं सुना करो, तुम नहीं सुनोगे ना तो फिर हम कैसे तुमको बता पाएंगे, बताओ। तो अगर तुम थोड़ा सा भी सेंसिबल बच्चे हो, तुमको लग सकता है कि तुम लोग थोड़े नालायक तो हो, है ना, क्योंकि बातें बताने के बाद भी तुमको अगर इतना दिक्कत हो रहा है तो फिर क्या ही कह सकते हैं। गरीब आदमी कह रहा है तुमको कि कल बताएंगे, लेकिन फिर भी नहीं। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी? गुरुजी 1 रेसिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस, आंख खोल करके देखिए, है ना, 1 रेसिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस है, 1 रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी है, ठीक है। चलिए व्हाट इज रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी देखो कल हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और जो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी वाली बात है ना बच्चा, आप क्लास 10th में पढ़ते हो, लेकिन फिर भी हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए L/A सेल कांस्टेंट कैसे होता है, देखिए हम बोले ना कि जो भी कंडक्टर होता है उसका लेंथ फिक्स होता है, जो बोले ना ये इलेक्ट्रोड होता है ना उसका लेंथ फिक्स होता है, उसका एरिया फिक्स होता है, तो इसीलिए हमेशा वो कांस्टेंट रहता है, तो उसको क्या कह दिए, सेल कांस्टेंट रह दिए। खैर ये बात भी कल बताएंगे आपको, लेकिन फिर भी अभी पूछना है ना। चलिए
कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट के किसका फॉर्मूला है? यहां पे क्या लिखा है बच्चा? ये आप इसको इसका भी फॉर्मूला कह सकते हो, है ना। किसका फॉर्मूला बच्चों? ये कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला। ये के है ना, इज इक्वल टू के बाद जो रहता है ना, इज इक्वल टू के बाद उसी का फॉर्मूला रहता है। इक्वल टू के बाद जो रहता है उसी का फॉर्मूला कहलाता है। जैसे कि यहां पे क्या है, आर है ना, ये किसका फॉर्मूला है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ना। उसी तरीके से क्या है, के है ना, तो ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के। चलिए, कप्पा क्या होता है सर जी? कप्पा नाम दिया गया है, कटप्पा नाम था ना, तो कभी पूछे कटप्पा क्या होता है सर जी? नहीं ना। उसी तरीके से कप्पा नाम दिया हुआ है ना, के से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड स्टेप नहीं समझे? कौन सा थर्ड स्टेप है जी? तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है ना, समझ जाओगे। हम अभी 2 बार समझा चुके हैं, तीसरी बार सोच रहे कि नहीं समझाए, है ना। देखो, ये जो रो है ना, ये जो रो है ना, इसको इधर भेज दो। यहां 2 चीज है ना, डिवाइड में 1 रहता है ना, इसको यहां भेज दो और आर को यहां भेज दो। इंसान देखो ना, एरो दे दिया है, फिर भी नहीं समझ सकते हो, है ना। तो क्या है, रो एल बाई ए इंटू, इसको आर को इधर भेजो और ये रो को उठा करके इधर भेजो, यानी कि 1 बाई रो। और इसी को कंडक्टेंस कह रहे हैं, इसी को सेल कांस्टेंट कह रहे हैं, और इसी को कप्पा कह रहे हैं के, जो कि कल एक्सप्लेन करेंगे सब, है ना। चलिए, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है सर, बताइए, बैकलॉग क्लियर कीजिए। ये चीज देखो बता ही देते हैं, नमूना सब पहले का पढ़ लो ना, रिवाइज कर लो, नहीं तो दिक्कत होगा। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट्स घुले हुए होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। सेकेंड लेक्चर में बताए थे सर, रेसिस्टिविटी क्या होता है? नहीं पता बाबू, है ना, नहीं पता। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? देखो, हिंदी में कितना बार बताए हैं, कोई ऐसा रिएक्शन हम बताए भी है, तुम अगर लेक्चर सुनोगे ना इंसान की तरह, तुमको समझ में आएगा। हम बताए हैं कि कोई ऐसा रिएक्शन जो अपने आप हो जाए, जो ऐसा रिएक्शन जो अपने आप हो जाए, उसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, उसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। ये हम लिक्विड सॉल्यूशंस में भी बताए हैं। लेकिन कोई ऐसा रिएक्शन जो कि अपने आप नहीं हो, उसको हमको एनर्जी दे करके करवाना पड़े, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। सर आर इज इक्वल टू पी 1 बाई ए हो सकता है क्या? नहीं पता बाबू, है ना, नहीं पता। आपको क्या सोच करके कह रहे हो, हमको नहीं पता, क्या लिखे हो ये भी हमको नहीं पता। इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड का क्या मतलब है? आयुष सिंह, इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड का कहने का मतलब यह है कि जाकर के पुराना लेक्चर देखो, है ना। चलो, अब देखो, यहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा है फेज बाउंड्री का मतलब क्या है। हम यहाँ पे बार बार इस बात को समझाए हैं कि फेज बाउंड्री कहने का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे सब जो लिखे है ना, ये सब डॉट जो किया हुआ है, तुमको ये समझाने के लिए किया हुआ है। जो सॉलिड है तो ये सॉलिड फेज का है, जो एक्वस है ये सॉल्यूशन फेज का या लिक्विड फेज का है। तो अलग अलग फेज है ना, तो अलग अलग अगर फेज है तो उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए वहां पे ना ये देते हैं, ये वाला डंटी देते हैं। चलो, अब क्या डाउट है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निगेटिव होगा ही नहीं तो ई सेल निगेटिव कैसे होगा, है ना। वाह, क्या क्वेश्चन है ना। तो बच्चा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम कब बोले कि निगेटिव होगा? हम कभी बोले, है ना, हम कभी बोले कि ये निगेटिव होगा? हम तो बच्चों ये बात बोले कि ये वाला तुम्हारा जो इक्वेशन है कब पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव कब होगा कि जब आपका, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो निगेटिव हो नहीं सकता है ना। निगेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बताओ, कोई मतलब नहीं होता है ना। तो F पॉजिटिव, N पॉजिटिव, E नॉट ही बचा जो ई सेल, वो निगेटिव हो सकता है। तो ये निगेटिव अगर हुआ, देखो ना, हम लिखे भी हैं, समझाए भी है, लेकिन हमारे लल्लू राम है ना निगेटिव, ये निगेटिव निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा ना। तो इसीलिए इसे हम कहेगा पॉजिटिव हो जाएगा। पर इसका और सिंपल में समझाइए ना, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर व्हाट इज, पूरा पढ़ो, है ना। स्पॉन्टेनियस क्या होता है बच्चा? 10-15 बार ही बताए हैं, है ना, 16वीं बार बता रहे हैं। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होता है जो रिएक्शन अपने आप हो जाए। जब ऑस्मोसिस पढ़ा रहे थे नालायकों, कहां थे, है ना, जब ऑस्मोसिस पढ़ा रहे थे स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो कहां थे?
है ना, वहां भी एक्सप्लेन किए थे, प्लीज पहले से पढ़ो, है ना। सर फिर से मेटालिक और आयनिक कंडक्टर बता दीजिए, रिवाइज आप नहीं कर सकते हो क्या, बताओ। पुराने क्लास में डिटेल में समझाए हुए हैं ना, तो आप रिवीजन नहीं करोगे, फिर बाद में कहो कि सर ये समझाओ, ये क्या जायज बात है आपका, नहीं ना, तो गलत चीज है। सर डेल जी वाला समझ नहीं आया है ना, आप बस वो फॉर्मूला याद रखो, एन का वैल्यू 2 कैसे है, आप क्या समझा है ना, समझा दिए बच्चा। तो सारे सेल अलग अलग होगा ना, हाँ बच्चा सारा सेल अलग अलग होगा। सर एसआरपी का वैल्यूज हम पॉजिटिव में लेते हैं तो इतना, एसओपी का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो इतना। आपने ही बताया कि ई नॉट सेल नॉट इक्वल टू, हाँ तो लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, हाँ इधर आओ, इधर आओ बच्चा, इधर आओ। बहुत ऐसा सेल होता है हम लोगों का, देखो हम क्या बोले कि ई सेल का वैल्यू निगेटिव, जो चीज पॉसिबल नहीं है, हम क्या बोले, जो चीज पॉसिबल नहीं है ना। तो कोई ऐसा नमूना हो सकता है ना, कोई ऐसा नमूना हो सकता है ना कि जो क्या लाए, जो लाना चाहे ई सेल का वैल्यू, जो चीज पॉसिबल नहीं, जैसे कि मानो वो क्या बनाए, वो बना दे, वो चाहे क्या हो जाए कि वो जिंक का रिडक्शन करवाना चाहे, जिंक का रिडक्शन करवाना चाहे, यानी कि -0.76 वोल्ट, और कॉपर का ऑक्सीडेशन करवाना चाहे, कॉपर से करवाना चाहे कॉपर 2+, यानी कितना हो जाएगा उस समय, -1.1 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो इस समय ई नॉट सेल क्या आया आपको, माइनस वाला कहानी आया। अब देखो ये क्या करवाया नहीं जा सकता है, क्या करवाया जा सकता है, कब, जब हम लोग का करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है तब। लेकिन कब करवाया जाएगा, जब हम इसको एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तब ये चीज होता है। लेकिन ये चीज गैल्वेनिक सेल का कहानी नहीं होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कहानी होता है, ठीक है। तो हम जो आपको बताएं वो सही बात बताएं, क्योंकि आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना कि आप ई सेल कैलकुलेट करो, आप ई सेल कैलकुलेट करो, जो सिखाए हैं ना, तो वो हमेशा ई सेल का वैल्यू आपको पॉजिटिव आना होगा, ठीक है। ये ई सेल का वैल्यू आपको पॉजिटिव आना होगा, तभी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम आपको ये बात बोले। चलिए ये स्लाइड कुछ समझ नहीं आया, फिर से समझ आइए। हाँ बच्चा आओ, इस स्लाइड में तुमको बस ये समझना है कि कहीं भी तुमको पूछे कि तुम्हारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, तो तुमको चेक करना है कि डेल जी का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस टिक करना है, अगर डेल जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर डेल जी का वैल्यू इक्वल टू 0 है देन क्या होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या है, यहां पे ई सेल ग्रेटर देन 0, ई सेल लेस देन 0, या फिर ई सेल आपका इक्वल टू 0, यहां ई नॉट सेल नहीं है, ई सेल ही है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन होगा, तो ऐसा कंडीशन में आपको ये आंसर देना है बच्चा, बस इतनी बात समझनी है ना। चलिए अब क्या है, व्हेन एनी रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, फिर से बताओ ना, है ना। सर एसआरपी क्या है, गुरु प्लीज शर्म करो थोड़ा सा, है ना। एसआरपी क्या है प्लीज शर्म करो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, पहले का क्लास रिवाइज करके आओ, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। चलो व्हाट इज, क्या बताया आपका डाउट है ना। अरे सर इंस्टा का डाउट इंस्टा पे बता देंगे ना यार, है ना, थोड़ी ना दिन भर इंस्टा चलाते रहेंगे। चलो चलो क्या पूछ रहे हो आप, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सर डेल जी नॉट क्या है बच्चा, हम बताए हैं, ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना कि आपको उसके बारे में नहीं जानना है ना। क्लास 11th में वो चीज था आपका, 12th में कहीं नहीं पूछने वाला है, 12th में आपको बस स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस ये चीज पूछेगा, ओके। नॉन स्पॉन्टेनियस डेल जी ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ बच्चा डेल जी ग्रेटर देन। सर गिव्स फ्री एनर्जी की यूनिट में जूल पर मोल क्या कैसे होगा, क्योंकि ये सब जो चीज कैलकुलेट किया जाता है ना, पर मोल ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, इसीलिए। चलो वहां फ्राडेज कांस्टेंट है ना, फ्राडेज कांस्टेंट कूलम पर मोल है ना वहां पे। एफ का वैल्यू 96487 कहां से आया, है ना। तो एफ, काश आप लास्ट क्लास किए रहते बच्चा, तुम लोग रिवीजन नहीं करता है ना, तुम लोग बहुत गलत है, बहुत गलत। तुम अपने साथ गलत नहीं करता है, तुम मेरे साथ भी गलत करता है। सोचो हम इतने बच्चों के सामने आपका ये सब डाउट अगर अच्छा करते हैं, हम डाउट क्लास में नहीं लेते हैं, तो तुम लोग डाउट पूछने लायक नहीं हो, सच्चाई बात है। क्योंकि ये सब बातें पिछले क्लास में बताए हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हो, इसका मतलब पिछला क्लास नहीं देखे होगे, है ना। तो 96487 बच्चों, 96487
9647 लास्ट क्लास में लिखवाए थे कि ये चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब क्या यही है क्या? नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन नहीं, है ना, नहीं माननी है बात। चलो कोई नहीं, फिर भी ये देख करके भी सीख जाओ। स्पॉन्टेनियस क्या होता है बता दिए बच्चा, है ना, जो अपने आप होता है, जो रिएक्शन अपने आप हो सकता है। ठीक है, चलो देख लो यहां तक, जिसका भी डाउट था हम बता दिए। अब कोई ऐसा मत कहना है ना कि अरे कोई एक निगेटिव वाला छूट गया है ना, कुछ निगेटिव। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि स्टैंडर्ड वैल्यू का यूज ना हो तो निगेटिव नहीं होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू का यूज ना हो तो निगेटिव नहीं होगा। नहीं समझे आपकी बात, है ना, क्या मतलब है? ठीक है, चलिए सर पॉपुलर डाउट देखें, चलिए पॉपुलर डाउट देखते हैं। देखो आ रहा है कुछ, तुमने सामने कह रहे हैं ना, देखो ये जो लड़की है ना इसी से कह रही खाली है, ठीक है, खाली है ना। तो देखो पॉपुलर डाउट में क्या है, खाली है। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछता है बताइए, मुझे समझ नहीं आता है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पीवाईक्यू का बुक रखे हो तो उठा के देख लो, इजी इजी क्वेश्चंस पूछता है। लेकिन हाँ, हम लोग को पूरा पढ़ना है, क्योंकि बिहार बोर्ड अगर पैटर्न चेंज किया, हार्ड किया, तो उस समय तुम थोड़े ना रोगे, उस समय सिर पीटोगे तो कुछ फायदा है नहीं ना। चलो सर जी डेल जी का वैल्यू, डेल जी का वैल्यू याद कर लो ना, -NFE होता है। कैसे वैल्यू पुट करके रखना है वो भी चीज सिखा दिए, लेकिन बात नहीं माननी है आपको, है ना। चलिए कुबर पे, अबे गधा जैसान आलम, ये स्लाइड समझा दीजिए, है ना। इक्विलिब्रियम क्या है, बस मान लो इक्विलिब्रियम है बच्चा, है ना। ये स्लाइड समझा दीजिए, बच्चा नहीं समझा सकते आपको, है ना। चलो सर केमिस्ट्री में सेल को फेज बाउंड्रीज बोलते हैं, ये हम कब बोले सेल को फेज बाउंड्रीज बोलते हैं? सर Zn से Zn2+ कैसे हो जाता है, फिर से बताइए, बढ़िया है ना। चलो हाँ सुमित वर्णवाल हम दे देंगे, है ना, सुमित वर्णवाल दे देंगे। सर -2 कहां से आया, वही बातें हैं, है ना। डीसी इज नॉट डायरेक्ट करेंट, इट्स डेली कैपिटल्स। अच्छा थैंक यू। L/A को सेल कांस्टेंट कहते हैं बच्चा, ठीक है। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की जो पढ़ाई लिखाई है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, तो मिलते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। प्लीज रिवाइज करो, नहीं रिवाइज करोगे, है ना, एनर्जी देखो, एनर्जी डाउन हुआ था मेरा तुम लोग का डाउट देख देख के। बताने वाला डाउट कम रहता है, लेकिन क्लास में नहीं सुनोगे। देखो केमिस्ट्री एक तरीके से चलता है, ठीक है, बहुत चीजें हम बोले हैं बार बार कि कल बताएंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी डाउट है, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। प्लीज प्लीज रिवाइज करो, है ना, प्लीज रिवाइज करो, नहीं रिवाइज करोगे बहुत दिक्कत होगा। हम अपने एंड से कितना भी कोशिश कर ले, है ना, हम अपने एंड से कितना भी कोशिश कर ले, है ना, कुछ नहीं हो सकता अगर तुम खुद से नहीं पढ़ोगे तो। और अगर ये सोचते रहे ना कि ये चीज समझ नहीं आ रहा है, वो चीज समझ नहीं आ रहा है, कोशिश करो, है ना, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, कैसे नहीं आएगा समझ भाई, है ना। तो अपने अंदर की कमियां को हटाओ, है ना, नख